आज के क्लास में हम देखेंगे प्रश्न पत्र संख्या 13। इससे पहले का सभी 12 टेस्ट का डिस्कशन हो चुका है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहां से जाकर आप उसे देख सकते हैं। यह बिहार दरोगा के लिए क्लास है और यह बुक एडुटेरिया के द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? कौन सा सिद्धांत? सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मित्र। सप्तांग सिद्धांत का अभिप्राय यह है कि राजा के मित्र शांति एवं युद्ध काल दोनों में ही उसकी सहायता करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? किसने किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अशोक ने। अशोक ने कौन सा धर्म का प्रतिपादन किया था? तो आपका सही आंसर हो गया धम्म। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सा ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय। बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय याद रखिएगा, और जैन धर्म का भगवती सूत्र में 16 महाजनपद का चर्चा है। अगला प्रश्न देखिए। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा किससे संबंधित है? किसका? उदयन और वासवदत्ता की दंत कथा किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उज्जैन से। यह एक प्रकार का नाटक है। इसमें वत्स नरेश उदयन और अवंती नरेश प्रद्योत की पुत्र वासवदत्ता की लव स्टोरी है, प्रेम कहानी है इस बुक में। अगला प्रश्न। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके समय आया था? चंगेज खां किसके समय आया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इल्तुतमिश के समय आया था। उस समय इल्तुतमिश की राजधानी कहाँ था? नई दिल्ली। याद रखिएगा, नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखिए। गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? गृह कर लगाने वाला, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। और खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली भी लागू किया गया था। खिलजी के द्वारा ही बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया गया था। अगला प्रश्न। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? कौन सी पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधि से नहीं जुड़ा था? गदर, यह क्रांतिकारी गतिविधि से जुड़ा था। युगांतर, यह भी जुड़े हुए थे। यंग इंडिया, यह नहीं जुड़ा हुआ था क्रांतिकारी गतिविधि से। 1919 ईस्वी में, याद रखिएगा, 1919 में यंग इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसमें गांधी द्वारा आयोजित होने वाले धर्म में अहिंसा संबंधित बातों को प्रकाशित किया जाता था। यह किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था? महात्मा गांधी के द्वारा। अगला प्रश्न। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए, बक्सर का युद्ध 1764 में सही। सहायक संधि 1863 गलत। सहायक संधि कब हुआ था? 1798 ईस्वी में। ठीक है, और सहायक संधि किसके द्वारा? ब्लेजली के द्वारा आरंभ किया गया था। ऑप्शन सी है, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 सही। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार खोला जाना 1813, यह भी सही है। अगला प्रश्न। विलय का सिद्धांत के तहत निम्न राज्यों के विलय पर विचार कर कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। विलय के सिद्धांत के अनुसार विलय का सिद्धांत किसके द्वारा लाया गया? तो डलहौजी के द्वारा। याद रखिएगा। और इस सिद्धांत के तहत सबसे पहले सतारा को 1848 में विलय किया गया। उसके बाद जैतपुर 1849,
बघात 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854 में। यहाँ ऑप्शन देखिए, सतारा को कब किया गया था? 1848 में, झांसी 1853, बघाट 1850, उदयपुर 1852। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3, 4, 2, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हो जनजाति विद्रोह कब हुआ था? हो जनजाति विद्रोह यह 1820 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और आप लोग यह बताइए, चेर विद्रोह कब हुआ था? चेर विद्रोह 1800 ईस्वी में हुआ था। कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था। संस्थाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। मुंडा विद्रोह 1899-1900 के आसपास हुआ था। इसे याद रखिएगा। आप लोग इसको कॉपी पर नोट भी करते रहिएगा। अगला प्रश्न देखिए, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया था? हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा पर। हंटर कमीशन की रिपोर्ट कब हुआ था? 1882 ईस्वी में। अगला प्रश्न, नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? नव बौद्धवाद के प्रतिपादक डॉक्टर अंबेडकर थे। ऑप्शन ए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रारंभ दलित बौद्ध आंदोलन को नव बौद्धवाद के नाम से जाना जाता है। इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? कब शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नाउ और नेवर पैम्फलेट किसने लिखा था? यह पैम्फलेट किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रहमत अली के द्वारा। रहमत अली ने पहली बार पाकिस्तान शब्द का भी प्रयोग किया था। पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो रहमत अली ने ही किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। कौन सा घटना कब हुआ था? लखनऊ समझौता यह कब हुआ था? याद रखिएगा 1916 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। खिलाफत आंदोलन 27 अक्टूबर 1919 को। और जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। तो इस अनुसार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 4, 3, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यह किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णय को पुनर्विलोकन करने का अधिकार है। किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णय को पुनर्विलोकन करने का अधिकार दिया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है? संयुक्त अधिवेशन यह किस आर्टिकल में है? संयुक्त अधिवेशन की चर्चा आर्टिकल 108 में है। यह कौन बुलाता है? बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन सी। अभी तक कितना बार संयुक्त अधिवेशन हुआ है? अभी तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन हुआ है। अगला प्रश्न, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? बाबा साहेब कालेकर। ऑप्शन डी। कौन? बाबा साहेब अंबेडकर नहीं, बाबा साहेब कालेकर। ऑप्शन डी। और पिछड़ी जाति आयोग का गठन कब हुआ था? 1953 में। अगला प्रश्न, लेखानुदान बना है, किसके लिए बना है लेखानुदान? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा,
बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। अगला प्रश्न, भारत में वरीयता क्रम में निम्न में से कौन पहले स्थान पर आता है? वरीयता क्रम में पहले स्थान पर कौन आएगा? वैसे तो पहला स्थान पर राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, फिर उसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति होता है। तो लेकिन यहाँ ऑप्शन के अनुसार सबसे पहला वरीयता क्रम में आएगा यूपीएससी के अध्यक्ष, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? अनुच्छेद 243 के जी के तहत, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, ब्रिटिश काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यह तो ऐतिहासिक है। चार्टर एक्ट 1833, यह भी ऐतिहासिक रहा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, यह भी रहा। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, यह नहीं रहा। और सबसे ज़्यादा 1935 रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, यहाँ सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो आइए मिलाते हैं कौन सा सूची सही होगा। पंचायती राज समिति और उसका गठन किस वर्ष हुआ? तो देखिए, CH हनुमंता राव समिति, इसका गठन हुआ था 1984 में। GV राव समिति, इसका गठन 1985 में। अशोक मेहता समिति, इसका गठन हुआ था 1978 में। LM सिंघवी समिति का गठन हुआ था 1986 में। और बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था 1957 में। इसको याद रखिएगा, एक बार फिर से मिला लीजिए। CH हनुमंता राव समिति 1984, GV राव समिति 1985, अशोक मेहता समिति 1978, LM सिंघवी समिति 1986, बलवंत राय मेहता समिति 1957। 24 नंबर प्रश्न है, सरकार की संघीय व्यवस्था के विषय में निम्न में से कौन वक्तव्य सही है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विधायिका विधानसभा के प्रति जवाबदेह है। विधायिका विधानसभा के प्रति जवाबदेह है। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा किया जाता है। यहाँ ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एकल संक्रमणीय प्रणाली पद्धति के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 2008 में। 27 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? बिक्री कर या अप्रत्यक्ष कर है। निगम कर प्रत्यक्ष कर, आयकर प्रत्यक्ष कर, संपत्ति कर प्रत्यक्ष कर है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो गया। अगला प्रश्न, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष निम्न में से कौन थे? योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद का संबंध मुख्यतः किससे है? राष्ट्रीय विकास परिषद का संबंध किससे है? तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य उद्देश्य भारत में मुख्य विकास योजनाओं के अनुमोदन एवं मूल्यांकन से है। किससे है राष्ट्रीय विकास परिषद का संबंध? भारत में मुख्य विकास योजनाओं के अनुमोदन एवं मूल्यांकन से है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? आप लोग याद रखिएगा, 6 अगस्त 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में। अगला प्रश्न, निम्न में किस मुद्रा को बृहद मुद्रा के नाम से जाना जाता है? बृहद मुद्रा, बृहद मुद्रा कौन होता है? सबसे बृहद M4, उससे कम M3, फिर M2, फिर M1। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार बृहद मुद्रा ऑप्शन सी हो जाएगा, M3। अगला प्रश्न, भारत में किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा
थोरियम का भंडार है। भारत में सबसे ज़्यादा थोरियम का भंडार किस राज्य में है? केरला में है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? हिमालयी वनस्पति की जाति कौन नहीं है? देखिए, जनिपर यह तो हिमालय वनस्पति की जाति है, सिल्वर फर यह भी है, स्प्रूस यह भी है, महोगनी हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है। तो यह किसका जाति है? याद रखिएगा, महोगनी विषुवतीय वर्षा वन की जाति है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अचान कमार बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अचान कमार बायोस्फीयर रिजर्व यह किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नगरीकरण। अगला प्रश्न, सेम किस स्थिति से संबंधित है? सेम किस स्थिति से संबंधित है? पारिस्थितिकी में परिवर्तन से, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सेफ्रॉन क्रांति का संबंध किससे है? सेफ्रॉन को हिंदी में क्या कहते हैं? केसर कहते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केसर। सेफ्रॉन क्रांति का संबंध केसर से। अगला प्रश्न, सामाजिक सद्भाव हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? सामाजिक सद्भाव हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कबीर पुरस्कार दिया जाता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, अल नीनो के तीव्र होने का परिणाम प्रायः क्या होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अच्छा मानसून। अगला प्रश्न, निम्न में कौन एक बगानी फसल नहीं है? बगानी फसल कौन नहीं है? चावल, कोको, कपास। चावल बगानी फसल नहीं है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, ICAR भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ICAR भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान यह कहाँ पे है? करनाल में, ऑप्शन सी। करनाल कहाँ है? हरियाणा में। अगला प्रश्न, जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है वह क्या है? जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहती है? आवृत्ति। आवृत्ति में कोई चेंज नहीं होता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। तरंग दैर्घ्य चेंज हो जाता है और उसके चाल में भी बदलाव आ जाता है। अगला प्रश्न, दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हो। श्रेणी क्रम मतलब सीरीज। दो बल्ब को जब हम सीरीज करेंगे तो उसका लाइट क्या हो जाएगा? कम जाएगा। दोनों समांतर क्रम में जुड़े हो। हाँ, समांतर क्रम में लाइट हमेशा बढ़ जाता है क्योंकि बराबर बराबर वोल्टेज दोनों को प्रोवाइड होता है। इसमें क्या होता है? वोल्टेज बढ़ जाता है। तो इसका सही आंसर कथन दो हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कथन दो में अधिक रोशनी देगा। अगला प्रश्न, एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति में क्या प्रभाव पड़ेगा? किसको बढ़ाना है? धारा और विभवांतर दोनों को हम 2 गुना कर देंगे तो विद्युत शक्ति में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो विद्युत शक्ति 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किसका परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है? किसका परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर यूरेनियम परमाणु ईंधन में यूज होता है, थोरियम का भी यूज होता है, प्लेटोनियम का भी यूज होता है, लेकिन लेड एवं हीलियम को परमाणु ईंधन के रूप में यूज नहीं होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रति कण युग्म है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन।
दोनों प्रतिकरण है। इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है। अगला प्रश्न देखिए, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, तो इस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगा। इलेक्ट्रॉन कितना है 18 और न्यूट्रॉन कितना है 20, तो पूछ रहा है द्रव्यमान संख्या क्या हो गया। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 + 20 = 38, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।